नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरने। देहरादून के राजभवन में नवनिर्मित भगीरथ उद्यान का आज भव्य शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता ने भी हिस्सा लिया। पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मुद्दे को लेकर देहरादून के विभिन्न हिस्सों में माहौल गर्म रहा। माहौल गर्माता देखकर प्रशासन को जगह जगह पुलिस बल तैनात करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए। शहर में BNS की धारा 163 लागू की गई। बावजूद इसके भारी भीड़ उमड़ी और हंगामा लगातार जारी रहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए संवैधानिक दायरे में कहता हूं कि आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है। आज यहाँ पर आप कर रहे हैं। चक्राता से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेपर धांधली और लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि बार बार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरणों ने युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुष्कर धामी मुर्दाबाद 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 युवाओं का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो युवाओं का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। होगा UKSSC पेपर लीक मामले पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी सुरक्षा के बावजूद पेपर का लीक होना मिलीभगत और सांठ-गांठ का परिणाम है। नेगी ने बेरोजगार आंदोलन में पूर्व में सामने आए फंडिंग प्रकरण की भी याद दिलाई और आशंका जताई कि इस बार भी कुछ कोचिंग सेंटरों की भूमिका हो सकती है। उन्होंने सरकार से बेरोजगार आंदोलन की फंडिंग और कोचिंग सेंटरों की भूमिका की गहन जांच की मांग की। कहीं UKSSC वाला पेपर लीक हुआ है, उसमें हम समझते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे तमाम प्रदेश के अंदर जो हमारा बेरोजगार है, जो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, उसका सपना पूरा नहीं हो रहा है, साकार नहीं हो रहा है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है? हमारा इसमें यही कहना है। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार इस बात को भी उठा रहा है, क्योंकि जब तत्कालीन SSP दलीप कुंवर जी थे, उन्होंने कहा था कि बेरोजगार आंदोलन को जो फंडिंग हुई है कोचिंग सेंटर्स ने की है। आखिर ये कोचिंग सेंटर्स का काम क्या है? क्या इनकी मिली भगत है? कोचिंग सेंटर्स तमाम, आज हम इस बात को भी कहते हैं कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी संदेहास्पद हो सकती है, इनकी संलिप्तता भी हो सकती है। इस पर क्यों जांच नहीं होती? हम तमाम प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से, तमाम पुलिस प्रशासन से इस बात को कहा है कि जो उस समय बेरोजगार आंदोलन को फंडिंग वाला जो मैटर हुआ था, जिसमें मुखर हुए थे तत्कालीन SSP, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हम बहुत जल्दी से इसके नतीजे सामने लाएंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में CBI ने नोटिस जारी किया है। उन्हें इस माह CBI मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इसे केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ CBI और ED की इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हरीश रावत से अपील की कि वे जल्द से जल्द नोटिस का जवाब दें और अपना पक्ष रखें। कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत निरपराध हैं और इस मामले में केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आएगी। और देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार मैं ही नहीं, पूरे देश के
विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी तीसरी करें, ख़त्म करें मामले को। और मेरे को लगता है क्योंकि वो निरपराध हैं और उनको अपनी बात को सीबीआई के सामने जाके जल्दी से जल्दी अपनी बात रखनी चाहिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष हो सके और जो केंद्र सरकार की बदनीयत है वो खुलकर। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि आज से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस मौके पर मंदिरों और शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुबह से श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त मां के देसी घी से बने पकवान का भोग अर्पित करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से दोपहर 12:38 तक था और श्रद्धालु पूरे 9 दिन तक मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करेंगे। नैनीताल में नवरात्रि के अवसर पर मां नैना देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मान्यता है कि देवी सती की बाईं आंख इसी स्थान पर गिरी थी और उसके बाद मां नैना देवी की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार देवी पार्वती का पार्थिव शरीर खंडित होने पर भगवान विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से विभाजित किया। भक्त मानते हैं कि मां दुर्गा अपनी आंखों से सभी दुख दर्द देखती हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ भव्य पूजा अर्चना आयोजित रहेगी। उत्तराखंड की पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करना है। यह कहना है भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद राज्य सरकार का फोकस सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना और चारधाम यात्रा को पटरी पर लाना है। इसके बाद प्रभावित लोगों के विस्थापन और पुनर्स्थापना के कार्य तेजी से किए जाएंगे। सुरेश जोशी ने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करता है, लेकिन जनता सब जानती है और सही समय पर उसका जवाब भी देती है। सरकार का लक्ष्य राज्य को शीघ्र संवारना है। देखिए, ऐसा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि यात्रा को प्रारंभ करना, चाहे सड़क बीआरओज की है, चाहे पीडब्ल्यूडी की है, चाहे स्थानीय सड़कें हैं, उन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी खोलना। स्वास्थ्य सेवाएं कहीं पर टूटी हैं तो उनको बहाल करना, कहीं पर पेयजल की व्यवस्था में दिक्कत है तो उसको ठीक करना। भाई हमारी जो प्राथमिकता वो ये है कि भाई सुगम, सरल, व्यवस्थित यात्रा हम कैसे प्रदान करें, हम उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वो सेक्टर लगातार जारी है और उसमें जो है कि कांग्रेस के मित्र क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उनका विषय अलग है, लेकिन हम सरकार में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी का। श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वपित्र अमावस्या के 7 सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष संपन्न हो गया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में 48,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कपाट खुलने के बाद अब तक 13,62,000 से ज़्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। 22 सितंबर से मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्रि पर्व का आयोजन होगा। वहीं ब्रह्म कपाल पर विशेष पूजन और स्नान के साथ श्रद्धालुओं ने पितरों का स्मरण किया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने नगर पंचायत गढ़ी नेगी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कामों की सराहना की।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी को अल्पसंख्यकों के हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने 3 तलाक खत्म करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रदेश सरकार ने हज कमेटी में महिलाओं को स्थान देकर नई पहल की है। फरजाना बेगम ने धामी को आपदा में धरातल पर खड़े रहने वाला फरिश्ता कहा। मुझे मेरे सीएम साहब ने जिम्मेदारी दी है, विश्वास जताया है, तो मैं बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा, सब जानते हैं कि काम में कभी पीछे नहीं रही, और अब एक उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के मुझे काम करना है। जो मेरे आयोग की जो योजनाएं हैं जो सीएम साहब की चल रही हैं, हमारे धामी सरकार की चल रही हैं, वो मुझे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचानी है। ये मेरी जिम्मेदारी है और बढ़ चढ़ के काम करना है, अल्पसंख्यक के लिए और बाकी समाज के लिए भी मुझे काम करना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारा ये पूरा उत्तराखंड ये बड़ा खुश नसीब है कि हमें धामी जैसे सीएम साहब मिले हैं, जो हमेशा सुख दुख की घड़ी में साथ खड़े होते हैं। चाहे अब आप देख लिए आपदा अभी चमोली में भी आ गई, रैली में आई, रैली में आई, हर जगह वो पहुंचते हैं, अपनी परवाह भी नहीं करते, अपनी फिक्र भी नहीं करते। ऐसे हमें सीएम साहब मिले हैं, एक फरिश्ते के रूप में हमें सीएम साहब मिले। जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उन लोगों की जो समस्याएं रहती है उसका किस तरीके से निदान करवाएंगे आप? देखिए कितनी तो उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो एक थी 3 तलाक, जो हमारे मोदी जी ने खत्म कराई। एक समस्या तो उनकी यही खत्म हो गई, अल्पसंख्यक महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की। और दूसरे जो हमारा कानून आया है यूसीसी, जो हमारे धामी जी लेके आए, उसमें तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज्यादा एक समस्या रहती थी हमारी बहनों को कि वो अपने बाप के घर पे रहने के बाद भी बाप का घर उनका घर नहीं होता था, पति के घर पे रहने के बाद भी पति का घर उनका नहीं होता था। और एक कहीं ना कहीं उनको डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति कहीं दूसरी शादी हमारा मियाँ ना कर ले, कब हमें ये बात वो बता दे कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ तो मैं छोड़ रहा हूँ। उस डर से मुक्त कराया हमारी धामी सरकार ने। धीरे धीरे बहुत अच्छा सोच है हमारी सरकार की और सबको आगे लेके आ रहे हैं। अभी जो है हज कमेटी में 3 बहनों को रखा उन्होंने लाके, और मैं तो आपके सामने ही हूँ कि आज तक आयोग में पुरुष ही बनते आए थे, पहली बार किसी महिला को बिठाला है, बनाया है, जिम्मेदारी दी है, और बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी धामी सरकार, और भी ज्यादा अच्छा करती है। वो हमेशा से शुरू से जब से हमारे सीएम साहब आए हैं बढ़ चढ़ के काम करना है। सेवा पखवाड़े के तहत हरिद्वार में संत निरंकारी मिशन ब्रांच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस शिविर का उद्घाटन नगर विधायक मदन कौशिक और जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने किया। मानवता की सेवा के इस अभियान में रक्त संग्रहण के लिए हर मिलाप अस्पताल और राजकीय अस्पताल के ब्लड बैंक की डॉक्टर टीम मौजूद रही। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 176 यूनिट रक्तदान किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का कहना है कि इस प्रकार के शिविर समाज और जरूरतमंदों के लिए जीवनदायिनी साबित होते हैं। ये हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और ब्लड डोनेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों को भी यही प्रेरित करती हूँ कि रक्तदान करके दूसरों को जीवन दान। धन्यवाद। के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष ये लोग करते हैं यहाँ पर, और मुझे प्रसन्नता भी है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो इसी संस्था के नाम पर है, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करने का। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड के जो अपने भाई साहब हैं, मसूरी रहते हैं, मैं वहाँ भी मेरा जाना हुआ है एक आधार कार्यक्रम में, और सौभाग्य मेरा ये भी है कि हर साल मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिलता है। इतना बड़ा सामाजिक काम जब हम करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों की जान इनके द्वारा बचाई जाती होगी, कब किस आवश्यकता रूप में पड़ती है। एक समय था जब कोरोना काल था, उस समय सरकार की ओर से हम लोगों ने आह्वान किया कि ब्लड की कमी हो गई है पूरे प्रदेश भर में और हमें ब्लड चाहिए। जहाँ राजनीतिक दलों के रूप में अनेक लोग आगे आए, जहाँ सामाजिक लोग आगे आए, मैं उस समय बधाई देना चाहता हूँ, चूँकि मेरी जानकारी में है निरंकारी मिशन सबसे आगे आकर और उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, और 3 ही दिन में, केवल 3 दिन में ही पूरे राज्य में
जहाँ से भी सूचना मिली कि अब हमारे यहाँ ब्लड पूरा हो गया है, अब हमें आवश्यकता नहीं। तो ऐसा संगठन मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को। ये एक बहुत अच्छा सामाजिक काम है जिसको आप लोग खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर जिले में कच्ची शराब माफियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आबकारी आयुक्त प्रतिमन कन्याल के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने खटीमा क्षेत्र 2 के चादा गांव से सटे जंगलों में छापेमारी कर 210 लीटर कच्ची शराब बरामद की और करीब 6000 किलो लहान नष्ट किया। साथ ही 4 जलती हुई भट्टियां भी तोड़ी गई। संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं के कांडपाल के आदेश पर 11 से 20 सितंबर तक जिले भर में यह अभियान चलाया गया। अंतिम दिन की इस कार्रवाई में कई अधिकारी और प्रवर्तन कर्मी शामिल रहे। आज जो है हमें सूचना थी कि ये जो सुरई जंगल है, चांदा गांव पड़ता है, उस गांव से अंदर जंगल है, बहुत भीषण जंगल है। तो वहाँ कई लोग चोरी छुपे जो है अवैध कच्ची शराब का वहाँ निर्माण कर रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर आज मैं जो है खटीमा सर्किल की पूरी टीम को लेकर के तड़के जो है वहाँ गया और जंगल में काफ़ी हमें पैदल चलना पड़ा। फॉरेस्ट विभाग से भी हम लोगों ने सहयोग लिया। फॉरेस्ट विभाग के भी कुछ कर्मचारीगण हमारे साथ जंगल में आए। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जो है हमें जंगल में 4 जली भट्टियाँ मिली और उन जली भट्टियों को हमने तहस नहस किया। वहाँ से हमें लगभग 210 लीटर तैयार कच्ची शराब बरामद हुई। जंगल में उन लोगों ने 20 जंगलों में जो है हैंडपम्प बोर करके हैंडपम्प लगाए हुए थे। उन भट्टियों में हमें 2 हैंडपम्प मिले। उन हैंडपम्पों को भी हम लोग उखाड़ करके लाए हुए हैं और सारा जो उनका रॉ मटेरियल था लगभग 6000 लीटर 6000 किलो लहन उसको मौके पर नष्ट किया है। और जो ये हमारा 10 दिन का अभियान था, ये अभियान अभी आज इस अभियान का आज आखिरी दिन है और आगे को भी इसी तरह से पूरे जिले में, पूरे जनपद में जो 10 दिन का हमारा अभियान था, उस पूरे 10 दिन के अभियान में हमने लगभग 3000 लीटर देसी कच्ची अंग्रेजी शराब करीब हमने पकड़ी है। कई अभियुक्तों को जेल भेजा है। बाहर की शराब भी रुद्रपुर के अंदर हमारे। राज्य स्तर सीनियर खो खो डे नाइट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीपुरा चकलुवा में हो गया है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वहीं दिन के मुकाबलों की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल ने की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देते हैं। प्रतियोगिता की विजेता टीम राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। आयोजन उत्तरांचल क्षेत्र खो खो एसोसिएशन और भगवती शाह खो खो क्लब के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट खो खो प्रतियोगिता हमारे कालाढूंगी क्षेत्र के चकलुआ क्षेत्र के देवीपुरा में संपन्न हो रही है। इसमें पूरे प्रदेश के बच्चे खो खो खेलने के लिए भागीदारी कर रहे हैं और स्थानीय हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। अब लगभग सभी जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण समर्पित भाव से इसमें लगे हैं और भी अन्य लोग सब लगे हैं। तो हम सबको बधाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा आयोजन भी यहाँ होगा। आज चकलुआ देवीपुरा रतनपुरा के खो का प्रोग्राम है। हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया और हमें बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं और इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं हम लोगों को। और आगे भी बच्चों के लिए इस टाइप की प्रतियोगिता गाँव में होनी चाहिए। इससे बच्चों का आगे भी बच्चों का विकास भी होता है और उनका प्रोत्साहन भी बढ़ता है और ये हमेशा करना चाहिए गाँव में। और जैसे डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बच्चों का देख और हम बच्चों के संग साथ हैं। बच्चों का पूरा भी सहयोग करेंगे। कहीं पर भी हमें कोई लगेगा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। हमारे जो चकलुआ के देवीपुरा में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता जो कि जिला खो खो संघ और भगवती शाह खो खो क्लब के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और उत्तरांचल क्षेत्र खो खो एसोसिएशन के सहयोग से यह किया जा रहा है। इसमें 20 टीमें यहाँ पर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों की खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 300 खिलाड़ी यहाँ पर
इस गेम को खेलने के लिए आए हैं। यह प्रतियोगिता उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में रविवार देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। मोहल्ला अली खां में मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक बिना अनुमति जुलूस निकाल रहे थे, तभी अचानक स्थिति बिगड़ गई। पुलिस के समझाने पर उपद्रवियों ने पुलिस से अभद्रता की और डायल 112 की गाड़ी पर पथराव कर उसका शीशा तोड़ दिया। एक सिपाही भी घायल हो गया। हालत काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठी फटकारनी पड़ी, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति है। एसपी अभय सिंह ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।